प्रिय बच्चों, हिंदी की कक्षा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही रुचिकर पाठ को लेकर आई हूँ। वो पाठ हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है और हम देखेंगे कि वो पाठ हमारी जिंदगी से कैसे जुड़ा है। पाठ का नाम है मेरे संग की औरतें। इसे लिखा है मृदुला गर्ग ने अपने संस्मरण की विधा में। मेरे संग की औरतें, ये शब्द आप अपने आप से बोलिए तो आपको फील आएगा कि मेरे संग की औरतें का अर्थात मेरे साथ रहने वाली घर में वो सभी औरतें। कौन कौन सी औरतें आपके साथ, जरा बताएं। बताइए कौन कौन सी औरतें आपके साथ? आपकी माँ, आपकी मौसी, मामी, चाची, नानी, दादी, ताई जी, पड़ोस में रहने वाली आंटी, हमारी जैसी मैम है ना। आपको सोचना ये है कि आपके साथ रहने वाली जितनी भी औरतें हैं, माँ के अलावा, माँ तो दुनिया की सबकी माँ, दुनिया की हर माँ बहुत अच्छी होती है, लेकिन उनके अलावा आपके जीवन में कौन सी औरत का महत्वपूर्ण रोल या भूमिका रही है, इस पाठ को पढ़ते समय हम देखेंगे। ठीक है, एक तो हम देखेंगे मृदुला गर्ग के साथ की औरतें, एक मैं अपने साथ की औरतों के बारे में बताऊंगी, और तीसरा आप अपने साथ कहानी पढ़ते समय अपने साथ की औरतों के बारे में जानकारी प्राप्त साइड बाय साइड करते रहेंगे। पाठ को पढ़ने से पहले मैं मृदुला गर्ग के जन्म के बारे में बताती हूँ। उनका जन्म 1938 में हुआ था। उन्होंने लगभग 82 वर्ष का जीवन जिया और वे कलकत्ता की रहने वाली थी। उनके पिता भी बहुत अच्छे परिवार में, सामाजिक प्रतिष्ठा उनकी बहुत अच्छी थी और इनके परिवार में जो सबसे बड़ी खास बात थी, स्वतंत्र माहौल था, स्वतंत्र वातावरण था। हर व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार जीने का अधिकार था और उन्होंने उनकी बहुत सारी रचनाएं भी की। वंशज, मैं और मैं, कठगुलाब, ऐसे बहुत सारे उन्होंने नाटक लिखे, बहुत सारे निबंध की रचनाएं की और उनकी रचनाओं में सबसे खास बात थी उनकी भाषा बहुत सरल सहज थी और उन्होंने अपनी भाषा में हिंदी और अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग अत्यंत रूप से या मुख्य रूप से किया है। तो बच्चों देखते हैं कि मृदुला गर्ग सबसे पहले अपने परिवार में किस स्त्री का या किस औरत का वर्णन करती है। सबसे पहले वो बताती है अपनी नानी के बारे में। नानी, जिसे लेखिका ने देखा नहीं था, जिसे लेखिका ने उनसे कभी कोई कहानी नहीं सुनी थी, लेकिन उनकी कहानी से वो प्रभावित जरूर थी। लेखिका की नानी जो थी वो अनपढ़ थी, पर्दा नशी थी, परंपराओं को मानने वाली थी और सबसे बड़ी विशेषता जो थी उनकी, वो एक देशभक्त थी। नानी ने कभी अपने नाना से कभी बात नहीं की, क्योंकि वो अंग्रेजों के जमाने के, जैसे कहते हैं, पिट्ठू थे या उनके फर्मा बरदार थे और वो बैरिस्ट्री करने के लिए इंग्लैंड भी चले गए थे। लेकिन नानी ने कभी भी नाना से अपनी दिल की बात कभी नहीं कही, कभी बात ही नहीं की ज्यादा, क्योंकि वो पर्दा नशी थी और वो सिर्फ और सिर्फ हाँ में हाँ नाना की मिला दिया करती थी। लेखिका प्रभावित थी इस बात से कि जब लेखिका की माँ का विवाह की बात आई तो नानी की देशभक्ति देखने वाली थी। उस वक्त देशभक्ति, ये जरूरी नहीं कि वो स्वतंत्रता संग्राम में लड़ी या कुछ किया, लेकिन वो देशभक्ति का भाव हमें समझना है यहाँ पर कि लेखिका की माँ जब शादी योग्य हुई और नानी जब बहुत बीमार पड़ गई, अंतिम क्षण में उन्होंने कहा, अपने पति से कहा कि आप अपने मित्र प्यारे लाल जी को बुलवा दीजिए। जो सब लोग इस बात को हैरान थे कि नानी, जिसने कभी जीवन भर किसी से बात नहीं की, ऐसे प्यारे लाल जी को बुलाकर वो किससे बात कर रहे हैं, क्या बात करना चाहती हैं। सब परिवार के सभी सदस्य हैरान थे। लेकिन नाना ने क्या कहा, नाना ने कहा, समय की नजाकत को तो देखते हुए उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं प्यारे लाल जी को बुलवा देता हूँ। जब प्यारे लाल जी को बुलाया गया तो सब उनकी बात सुनकर परिवार का हर सदस्य हैरान था कि नानी ने ऐसा क्या कह दिया। नानी ने प्यारे लाल जी से कहा कि आप मेरी बेटी के लिए एक लड़का जो चुनेंगे वो स्वतंत्रता सेनानी होना चाहिए और मेरी बेटी की शादी एक स्वतंत्रता सेनानी से करवा देना। ये बात सुनकर परिवार के हर सदस्य भौचक्का रह गया कि जो
औरत जिंदगी भर कुछ नहीं बोली, किसी पराये मर्द से बात तक नहीं की और अपने जीवन के अंतिम चरण में इस तरह की भावना रखती थी। तो अपनी बेटी का विवाह एक देशभक्त से करवा के ये दिखाती है कि उन्होंने देशभक्ति का परिचय दिया देश के लिए। क्यों? क्योंकि नाना जो थे वो अंग्रेजों के फर्माबरदार थे, अंग्रेजों की नौकरी किया करते थे और वो नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी का विवाह किसी अंग्रेज के या मेरे पति या माँ के नाना से की मर्जी से हो। इसलिए उन्होंने प्यारेलाल जी से कहा और माँ का विवाह एक स्वतंत्रता सेनानी और एक देशभक्त के साथ हुआ। बच्चों आपने कि किस तरह से नानी ने माँ का विवाह एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार में करवा दिया, जिससे माँ को अपना एक साधारण परिवार में अपना पूरा जीवन व्यतीत करना पड़ा। माँ कैसी थी उनके बारे में देखते हैं। आप अपनी नानी के बारे में भी सोच सकते हैं कि आपकी नानी कैसी है। आप अपनी नानी की विशेषताओं को देखें साथ साथ। अब हम माँ लेखिका की माँ की बात कर रहे हैं तो आप साथ साथ अपने मन में अपनी माँ की विशेषताएं भी देखेंगे, ठीक है। बाय एंड ऑफ द चैप्टर मैं आप सबसे पूछूंगी सबकी विशेषताएं। अब माँ कैसी थी? सुंदर थी, बहुत नाजुक भी थी, शारीरिक रूप से कमजोर थी, उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक था और वो संगीत सुनने का भी शौक रखती थी। माँ की एक खासियत और भी थी कि वो घर का कोई भी काम नहीं करती थी। क्यों नहीं करती थी? शायद वो शारीरिक रूप से कमजोर थी, शायद इसलिए वो कार्य घर के नहीं करती थी। पिता ने ही सारी जिम्मेदारी माँ की निभाई। माँ ने कभी अपना माँ वाला जो रोल होता है या माँ वाली जो भूमिका होती है, जो काम आपकी माँ आपके लिए सुबह उठती हैं, खाना बनाती हैं, कपड़े धोती हैं, आपको स्कूल भेजती है, वो सारे काम वो नहीं करती थी, लेकिन आपकी माँ करती है। इसलिए माँ का सम्मान किया कीजिए। समझ में आ रही है? कभी भी माँ को दुखी मत करना आप सब अपनी। लेकिन क्या कहती है, उसके बावजूद भी माँ परिवार के अंदर कोई बात कह देती थी तो वो पत्थर की लकीर होती थी। माँ की हर बात मानी जाती थी, माँ से हर विषय पर चर्चा की जाती थी। ये सारी बातें माँ की थी। क्या कारण था ऐसा? क्या विशेषता और हो सकती थी? माँ ने ना तो कभी कोई बहू का रोल अदा किया, ना अपने माँ ने अपनी माँ की भूमिका को कभी पूरा निभाया, घर की जिम्मेदारी को नहीं निभाया। उसके बावजूद माँ का परिवार में बहुत सम्मान था। क्या कारण था? लेखिका कहती है इसके बारे में अगर मैंने बहुत खोजबीन की और सोचा समझा तो मुझे उसके दो ही कारण समझ में आए। पहला कारण कि परिवार में उन्होंने कभी भी किसी से झूठ नहीं बोला, जिसकी वजह से परिवार में सब लोग उनका सम्मान करते थे। अब हम आपको सिखाते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। अब कई बार तो झूठ की भूमिका बनानी पड़ती है, परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाती है, लेकिन जो इंसान हमेशा सच बोलता है, सच की राह पे चलता है, उसका सम्मान हमेशा बना रहता है। दूसरा कारण लेखिका बताती है कि माँ ने कभी भी किसी की बात दूसरे को शेयर नहीं की, अर्थात दूसरे की बात को गोपनीय रखा, छिपा कर रखा। और अब वो कहते हैं ना कि अगर हम किसी को कहते हैं ये बात तुम किसी को बताना मत, है ना, तो अगर हम किसी की बात बता देते तो क्या करते हैं? मतलब विश्वासघात करते हैं। फिर विश्वासघात तो फिर गलत होता है ना। परिवार में माँ का सम्मान तो कभी ना झूठ बोलने के कारण हुआ और लोगों की बात को अपने अंदर गोपनीय रूप से रखने के कारण अड़ोस पड़ोस के लोगों के बीच में या समाज में उनका सम्मान बना रहता था। तो ये दो कारण थे जिसकी वजह से सब लोग माँ का बहुत सम्मान करते थे। ये लेखिका की नजर में था, ऐसा लेखिका ऐसा सोचती थी। आगे बढ़ते परदादी की। परदादी ये अध्याय जो है आजादी से पहले का है और आजादी को हुए हमारे देश को आजाद हुए कम से कम 75 साल हो चुके हैं। और 75 साल पहले जो दादी थी, सोचो उस जमाने में कितने साल पुरानी बात कर रही हूँ। तो सिर्फ परदादी की सोच को समझना, इस दादी की सोच क्या थी और ऐसी सोच अब आप साथ में चेक करना कि आपकी दादी, जिन बच्चों के बाद दादी है, आपकी दादी की सोच क्या ऐसी है, जरा देखिए। कुछ तो खास था ना दादी में, जो लेखिका अपनी दादी का वर्णन कर रही है, अपनी माँ का वर्णन कर रही है, अपनी नानी का वर्णन कर रही है। तो देखते हैं परदादी कैसी थी। परदादी पहली विशेषता थी दादी की कि वो लीड करने का मतलब होता है कि जो पुरानी परंपराएं होती हैं,
है ना। पुरानी परंपराओं को बांध कर नहीं चलना, जैसे पुराना कि बहू को घूंघट में रहना चाहिए, समाज घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, औरतों को घर के काम भी करने चाहिए। इस तरह की जो पुरानी परंपराएं या पुरानी रीति रिवाज या पुरानी सोच जो समझ थी वो उनकी फेवर में नहीं थी, वो उनसे बिल्कुल हटकर काम करती थी। दूसरा था कि वो स्वतंत्र विचारों की थी, पूर्ण रूप से स्वतंत्र विचार थी। और उनकी सबसे बड़ी पूर्ण स्वतंत्र विचारों का सबसे बड़ा उदाहरण लेखिका बताती है कि हमारे घर में माँ दादी ने पहली मन्नत मांगी थी मंदिर में जा करके कि मेरी बहू के पहला बच्चा जो हो वो बेटी हो, ना कि बेटा। आज की परिस्थितियों में भी अगर हम देखें ना तो आज भी पढ़े लिखे परिवारों में लड़के की इच्छा रखते हैं कि हमारे घर में पहला पुत्र लड़का होना चाहिए। तो आप कल्पना कर सकते हो कि परदादी की सोच उस जमाने में, आजादी को आप देश को आजाद हुए आज 75 साल हो गए, उस 75 साल से पहले जो परदादी थी वो भी 75 साल की होगी, अर्थात आज 150-200 साल पहले दादी की सोच क्या थी, है ना। वो कहती थी कि मेरी बहू का पहला बच्चा क्या हो, बेटी हो, ना कि बेटा। ये बहुत बड़ा परिवर्तन था, बहुत अच्छी सोच थी उस जमाने में दादी की। और लेखिका कहती है हमारी माँ के हम 5 बहनों ने जन्म लिया और पूरे गांव में दादी का दबदबा था। गांव का हर व्यक्ति ये जानता था कि दादी का ना भगवान के साथ सीधा नाता है कि दादी कोई मन्नत मांगती है तो वो फौरन पूरी हो जाती है, और दादी की भी अपने परिवार में ये मन्नत पूरी हुई। दूसरा उदाहरण लेखिका बताती है अपनी परदादी का कि परदादी की सोच बहुत अच्छी थी, स्वतंत्र विचारों की थी। अब अपने स्वतंत्र विचारों का एक उदाहरण देती है कि एक बार हमारे घर परिवार में शादी थी और परिवार के सभी सदस्य बारात में बाहर गए हुए थे मर्द, और परदादी जो है अपने कमरे की बजाय दूसरे कमरे में सोती है। अब दूसरे कमरे में सोने पे क्या होता है कि रात में एक चोर आ जाता है और दादी का वो सोचता है कि दादी सो रही है, लेकिन दादी उस वक्त सो नहीं रही होती, और दादी उस चोर को समझ जाती है कि कोई आया है, तो वो पूछते हैं कि कौन आया है, कौन आया, तो कहता है मैं चोर हूं। अब मैं चोर हूं तो क्या कहता है कि चोर है, अरे तो क्या हुआ, तू जा कुएं से एक लोटा भर पानी ले आ। चोर हैरान हो जाता है। अब जब चोर हैरान हो जाता तो कहते हैं अच्छा ठीक है ना, तू लोटे को पानी में अच्छे से छान लियो और कपड़े को बांध के छान के ले आ। अब चोर डरता डरता पानी ले आता है, और दादी जो होती है वो पानी पीती है आधा और कहती है चल तो आधा तू पी ले, तो वो उसका झूठा पानी आधा पी लेता है। तो कहता है कि अगर तुमने मेरा झूठा पानी पी लिया तो अब तू तो मेरा बेटा है। तो दादी ने अपना झूठा पानी पिलाकर उस चोर से एक रिश्ता बना लिया, और दादी ने कहा कि अब तेरी इच्छा है, तू चोरी कर या खेती बाड़ी कर। अब चोर जो था वो इस प्रेम को, इस प्यार भरे स्वभाव को देखकर वो चोर चोरी करना छोड़ देता है और खेती बाड़ी करना अपना लेता है। ये एक इस विचारधारा की उनकी परदादी थी। लेखिका कहती है कि हमारे पूरे परिवार में क्या, पूरे गांव में इस चोर वाली घटना बहुत प्रसिद्ध थी, और इसकी वजह से गांव में परदादी को सब बहुत मान सम्मान देते थे। आपने देखा कि मैंने आपको आरंभ में बताया था कि इस पाठ के 2 हिस्से हैं, एक आजादी से पहले का और एक आजादी के बाद का। आजादी से पहले के हिस्से में मैंने आपको उनकी लेखिका की नानी के बारे में, उनकी माँ के बारे में और उनकी परदादी के बारे में बताया, और अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे और आजादी के बाद के हिस्से में हम लेखिका की बहनों से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।